हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज मौर्य साम्राज्य का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा जिसमें मौर्यकालीन ये इतिहास के स्रोत बताए गए थे, जबकि इसमें हम रणनीतिक रूप से पूरे राजवंश का उल्लेख करेंगे। ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जहाँ तक बात है, चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का मीन्स मौर्य वंश का संस्थापक था। यद्यपि इसके बारे में ब्राह्मण ग्रंथों शूद्र बताते हैं, जो संस्कृत ग्रंथ हैं वह इनको शूद्र बताते हैं, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय बताते हैं। जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत विवरण मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक को अन्य नाम ही मिलता है, जैसे यूनानी इतिहासकार इसे सेंड्रोकोटस नाम देते हैं। यूनानी इतिहासकार इसको सेंड्रोकोटस नाम देते हैं, तो इसे एंड्रोकोटस नाम भी दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि यह नाम प्लूटार्क ने दिया है। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। उसने कहा था कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को लौट डाला। ध्यान रखेंगे इन सारे नामों का तारतम्य चंद्रगुप्त मौर्य से किसने स्थापित किया, यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखेंगे कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस इन सभी नामों का तारतम्य 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने, ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया था। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। भारत का मुक्तिदाता कहने के पीछे यह है कि यह यूनानियों से, जो उत्तर पश्चिम में राज्य कर रहे थे भारत में, यूनानियों से तथा नंद वंश के अत्याचारी शासक धनन से भारत को मुक्त कराया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। एक सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस, जिसकी उपाधि निकेटर अर्थात विजयी थी, सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। यह भी एक यूनानी इतिहासकार एपियानस के द्वारा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 303 या 305 बीसी में एक संघर्ष हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके एक संधि किया था, जिस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत नियुक्त किया, जो 6 वर्षों तक रहा, तथा उपहार स्वरूप सेल्यूकस ने उत्तर पश्चिम के 4 प्रांतों पेरिप्लिसडाई, जिसका तारतम्य काबुल, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा एरिया हेरात। मेंस सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप 4 प्रांत दिया था: पेरिप्लिसडाई, अराकोसिया, जेड्रोसिया तथा हेरात। और हिंदुकुश जो पर्वतमाला है वह इन दोनों के राज्यों की सीमा बन गई। इसी पर इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत की प्राकृतिक सीमा हिंदुकुश को भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट ने प्राप्त किया था, जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज तरसते रहे और महान मुगल भी पूरी तरह प्राप्त करने में असफल रहे। ये इतिहासकार विसेंट स्मिथ का है। ध्यान रखेंगे
कि संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अपने अंतिम समय जैन धर्म स्वीकार कर लिया और श्लेखना व्रत, आप जानते हैं कि जैन धर्म में कठिन तपस्या पर बल दिया जाता था। श्लेखना व्रत एक प्रकार का सुसाइड, श्लेखना व्रत का पालन करते हुए श्रवणबेलगोला मीन्स वर्तमान के कर्नाटक में अपना प्राण त्यागा। ध्यान रखेंगे कि जैनियों द्वारा दक्षिण में स्थापित मठों को बसदी या बस्तिस कहा जाता है। तुरंत ये जैन धर्म स्वीकार कर लिया और श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 से 272 BC तक मगध का शासक रहा। ध्यान रखेंगे कि इसको पुराणों में बारिसार, जैन ग्रंथों में बिरसेन और यूनानी स्रोतों में अमित्रकेटस कहा गया है। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है तक्षशिला में विद्रोह। ध्यान रखेंगे तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह जिसे अशोक ने दबाया और दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र सुसीम गया था, किंतु असफल रहा। इस बात का उल्लेख स्ट्रैबो करता है कि बिंदुसार का संबंध सीरिया के शासक एंटियोकस से था और एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत नियुक्त किया था। स्ट्रैबो इस बात का भी उल्लेख करता है कि बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। वो थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी, फिलासफर। ध्यान रखेंगे कि एंटियोकस ने इन 2 वस्तुओं की आपूर्ति तो कर दी, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया, क्योंकि उस देश के कानून के अनुसार यह अवैध था, इलीगल था, इसलिए दार्शनिक को नहीं दिया। इसके अलावा प्लिनी, ये रोमन इतिहासकार प्लिनी भी उल्लेख करता है कि मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस से उसके संबंध थे, बिंदुसार से कूटनीतिक संबंध थे और उसने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। अब जानते हैं कि विशेष कोई उपलब्धि बिंदुसार की नहीं रही। चाणक्य से थोड़े समय के लिए इनसे कहा जाता है कि मनमुटाव हुआ था, क्योंकि चाणक्य जब बिंदुसार अपने मां की गर्भावस्था में थे तो चाणक्य के कहने से ऑपरेशन करके इनको पैदा किया गया था और कहा जाता है कि चाणक्य प्रतिदिन चंद्रगुप्त मौर्य को एक बूंद विष पिलाया करता था और गर्भावस्था में वह बिंदुसार के माथे पर एक बूंद विष का गिर गया था, इसीलिए उसका नाम बिंदुसार था। और कुछ लोगों ने, विशेषकर बौद्धों ने बिंदुसार को भड़काया कि आपकी माता की हत्या करने वाले ये चाणक्य थे। चाणक्य के कहने से ही आपके माता का ऑपरेशन हुआ था, इसमें आपकी माता की मौत हो गई थी। बाद में देखेंगे कि चाणक्य को मनाने के लिए बिंदुसार गए, लेकिन फिर चाणक्य वापस नहीं आए थे। तो हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि बिंदुसार की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को मानता था और उसी का पुत्र महान सम्राट अशोक बना। अशोक का पीरियड ये 273 BC से लेकर 232 BC तक है। ध्यान रखेंगे कि अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन था।
उसके अभिलेखों में उसे देवानामप्रिय या देवानामप्रिय दर्शन कहा गया है। जबकि प्रश्न पूछता है कि अशोक नाम कहाँ मिलता है, तो अशोक का नाम उसके 4 अभिलेखों में मिला हुआ है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगेलम। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगेलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक कहाँ का गवर्नर था। ध्यान रखेंगे कि पिता के काल में वह अवंती राष्ट्र का गवर्नर था। उसकी माता का नाम सुभद्रा था, जो एक चंपा की ब्राह्मणी थी। वैसे बिंदुसार की 16 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उन 16 पत्नियों से 101 पुत्र पैदा हुए थे। सिंघली अनुश्रुतियां कहती है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पाया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके अन्य भाई बहनों का भी उल्लेख हुआ है। यद्यप अशोक का एक सगा भाई भी था जिसका नाम विगत शोक था और उसके बहन भी थी। आप जानते हैं कि अशोक का विवाह विदिशा महादेवी से हुआ था। विदिशा महादेवी विदिशा की एक श्रेष्ठी, एक व्यापारी की पुत्री थी, जिनसे अशोक के पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। इसके अलावा अशोक के एक अभिलेख जिसको हम पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में कि कौशाम्बी अभिलेख में उसकी एक पत्नी कौरवाकी का भी नाम आता है, जिसे रानी अभिलेख कहते हैं, जिसके फिल्म द ग्रेट अशोका में भी देखेंगे। उसी तरह एक अन्य पत्नी पद्मावती से उसके पुत्र कुणाल का जन्म हुआ था। और ध्यान रखेंगे किसी कुणाल को अंधा उसकी पत्नी तिस रक्षिता ने किया था। तो अशोक की भी कई शादियां हुई थी। अशोक की विशेष उपलब्धि एक कलिंग की विजय रही। ध्यान रखेंगे कि कलिंग की विजय उसने 261 BC में कलिंग, वर्तमान का उड़ीसा, कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के पीछे राजनीति के अलावा आर्थिक भी था। क्यों? कि वहां बंदरगाह स्थल थे, वहां हाथी पाए जाते थे। इस संघर्ष में, इस आक्रमण पर भारी मात्रा में हिंसा हुई थी। लाखों लोग मरे, लाखों लोग घायल हुए थे। उससे उसका मन द्रवित हो गया, दुखी हो गया और यहां से उसने एक नई पॉलिसी, एक दिग्विजय का युग समाप्त करके धम्म विजय का युग शुरू किया और वह चंडाशोक से धर्माशोक बदल दिया और उसने विश्व को जियो तथा जीरो दो को संदेश दिया था। यह जो अशोक की पॉलिसी थी, अशोक महान क्यों कहलाता है? अशोक अपनी कल्याणकारी नीतियां, शांति, सहिष्णुता तथा समानता पर आधारित नीतियों के कारण ही उसे महान अशोक कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि अशोक के 13वें शिलालेख में कुछ विदेशी राजाओं का उल्लेख हुआ है। अंत्योक, तुर्माय, अंतकिन, मग व अलेक्जेंडर, जिसकी पहचान विभिन्न क्षेत्र के राजाओं से की गई है। अंत्योक सीरिया का एंटियोकस था, तुर्माय मिस्र का टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था तथा अंतकिन का उल्लेख किया गया है। अंतकिन मिस्रोनिया का एंटिगोनास था तथा मग शरीन का शासक था। उसी तरह अलेक्जेंडर ये एपिरस का अलेक्जेंडर था, जिसकी ये संदिग्ध है। और उसके दूसरा शिलालेख में उसके पड़ोसी राज्यों व सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, जिनमें चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सतीपुत्र तथा ताम्रपर्णी है। ये उसके पड़ोसी राज्य थे। यद्यपि अशोक के मरने के बाद एक
उत्तराधिकारी उसके कमजोर निकले। कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुख, देववर्मन तथा बृहद्रथ ये क्रम से शासक बने। अंतिम शासक बृहद्रथ की 184 BC में उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके एक नवीन वंश शुंग वंश की नींव डाली। हम इसके प्रशासन के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो उसके पिता के समय 4 प्रांत थे, अशोक के समय 5 प्रांत करीब जुड़ गया था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अंतराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा कलिंग। इनकी राजधानियां पूछता है कभी कभी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, अंतराष्ट्र की उज्जैनी थी, मध्य प्रांत का पाटलिपुत्र तथा कलिंग का तोसली था। तब तक के लिए धन्यवाद।